नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज अंधेरी स्थित स्पेशलिटी मेडिसिन लिमिटेड जो एसएमई में अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उनके ऑफिस में पहुंचे हैं। आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी देंगे, ये कंपनी क्या करती है। ये एक एजुकेशनल फिल्म है और आपको ये लाया जा रहा है कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत, और मैं इस फिल्म का एंकर अरुण केजरीवाल। मेरे साथ कंपनी के फाउंडर्स और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ गोयानी मौजूद है, और उनके साथ उनके भाई सुमित गोयानी जो होल टाइम डायरेक्टर हैं। उनसे इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, आगे के प्लान्स क्या हैं, ये सब पे चर्चा होगी। तो आइए उनसे बात शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोनों जन। नमस्कार। ये बताइए कि आप एक्चुअली क्या करते हैं, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? Basically, we are trader and exporter for pharmaceutical medicines. हम उसमें ज़्यादातर करके ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स, एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स वगैरह का डीलिंग करते हैं। हमारा वर्टिकल 3 पार्ट में डिवाइडेड है: लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग इन लोकल। Second vertical is supply products in overseas market in export, called unregistered supply. And the third vertical is we are also in registration business in pharmaceutical goods. हमारे ब्रांड नेम से हम उसको रजिस्टर करते हैं इन फॉरेन कंट्रीज और उसका मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर हमारे नाम से आता है। वी आर सप्लाई। तो इसका मतलब ये आप फार्मा प्रोडक्ट खुद बनाते नहीं हो, जहाँ पर भी आप ये रजिस्ट्रेशन करके काम करते हो वो आप आउटसोर्स करते हो। यस, हमारा मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप्स है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो बनाते, from generics in anti-diabetic to anti-hypertensive segment up to biosimilars and oncology products. सुमित जी, तो क्या ये सही है मेरा समझना कि फार्मा में मैन्युफैक्चरर जो होता है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराओ या डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई करो, वो डेजिग्नेटेड आदमी के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है? तो इसमें एक तरह का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने आप बन जाता है, या मेरी समझ कुछ गलत है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने आप ही बन जाता है, और दूसरा कि हम जिस मैन्युफैक्चरर से काम करते हैं उसके साथ सारे एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन करते हैं जो 5 साल के लिए वैलिड होता है। अगर कोई डिस्प्यूट या ब्रीच नहीं होता है तो वो एग्रीमेंट ऑटो रिन्यू पे जाता है। समझ गया। अब ये बताइए, आपके 2 टाइप के कस्टमर या मार्केट हो गए। एक जहाँ पर आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके लिए, और दूसरा डोमेस्टिक। इसमें आपके कस्टमर कौन होते हैं? हम डोमेस्टिक की बात करें तो हमारे पास 3-4 एमएनसीज के डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। तो हमारे यहाँ पे कस्टमर बन जाएगा कोई स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल। ये हो गए हमारे डोमेस्टिक के लिए। रही बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में हमारे कस्टमर अदर्स कंट्रीज के इंपोर्टर होते हैं। कभी-कभार जब हम मिनिस्ट्री में डायरेक्ट टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी इसलिए हमारे कस्टमर्स होते हैं। अब आपने ये जो एमएनसी की बात करी कि आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आपका उनके साथ टाई अप होता है, तो क्लाइंट बेस जो होता है वो भी स्पेसिफाई रहता है, या आप किसी को भी बेच सकते हो माल? हमारे पास अगर ड्रग लाइसेंस है, हमारे पास जो होलसेल का ड्रग लाइसेंस है, वो अथॉरिटी हमको अलाउ करती है कि आप कोई भी जिसके पास ड्रग लाइसेंस है, जैसे मेडिकल हो गई, फार्मेसी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, हम सबको बेच सकते हैं। रही बात डिस्ट्रीब्यूशनशिप की, जितनी एमएनसी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप है हमारे पास,
उसके मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फॉर मुंबई रीजन, वो हमको जहाँ बोलते हैं हम वहाँ स्टॉक बेचते हैं। दूसरा, जैसे पारस भाई ने अर्ली स्टार्ट में बोला है कि हाँ हम ट्रेडिंग भी करते हैं, तो हम मार्केट से सोर्स करते हैं और हम अदर डिस्ट्रीब्यूटर को भी सप्लाई करते हैं। आपका ये जो धंधा है, परसेप्शन ये रहेगा कि कम्पिटिटिव धंधा है, मार्जिन इसमें थिन होंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो आपके मार्जिन्स क्या होते हैं और क्या डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में फ़र्क होता है? तो आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें एबिटा और पैट लेवल पे। ठीक है, जैसे पारस भाई ने बोला था हमारे 3 वर्टिकल है, एक डोमेस्टिक, एक एक्सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन एंड अनरजिस्टर्ड। तो हम डोमेस्टिक के मार्जिन की बात करें तो हमारा ईबिटा आ जाता है 7 से 8%, पेट आ जाता है 3-4% वहाँ पे। फिर हम एक्सपोर्ट अनरजिस्टर्ड की बात करें तो वहाँ पे हमारा पीबीटी, पेड बिफोर टैक्स, वो होता है 22 to 24% एंड पेट हमारा आ जाता है 16%। और ऑन एन एवरेज हमारे पूरी बुक्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज हमारा पेट है 15 to 17%। ओके, अब एक चीज़ और समझाइए कि आपका जो टॉप लाइन रहा 12 महीने मार्च 25, वो क्या था और 8 महीने अक्टूबर 25 में क्या था? हमारा मार्च 25 का टॉप लाइन था 58 सीआर एंड बॉटम लाइन था 8.6 सीआर। और हम जो अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में हमारा टॉप लाइन था 36.9 सीआर एंड बॉटम लाइन है 6.1 सीआर। आपके धंधे में क्या ये सही है समझना कि सीज़नैलिटी नहीं होता, 12 महीने मोटा-मोटी सिमिलर सेल चलती है? हाँ, हमारा अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर भी आप कंपेयर करोगे पास्ट 2 इयर्स का, तो ऑब्वियसली है बिजनेस में ग्रोथ मिला है, बट कहीं पे ऐसा नहीं है कि क्वार्टर 1 डाउन है, क्वार्टर 2 हाई पीक पे है, क्वार्टर 3 डाउन है। तो यस, हमारा बिजनेस में सीज़नलिटी जैसा कुछ नहीं होता है। अ, पार्थ भाई ये समझाइए, आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू जो आप ला रहे हो, इसके मुख्य अ, खर्च कहाँ करेंगे आप ये पैसे का? ओके, सो सबसे पहला है वी विल सेट अप वन आर&डी सेंटर। वापी में हमने लैंड ऑलरेडी लेके रखा है, जिसमें हम आर&डी सेंटर बनाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा मोटिव है, वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारा एक स्पेसिफिक बास्केट है कि जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो मॉलिक्यूल, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि नहीं है और मैं उसको बोलूँ कि आप मेरे लिए डेवलप करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है, फिर वो अपनी टाइमलाइन से करके देते हैं। यदि वो प्रोडक्ट मैं अपनी खुद की आर&डी में बनाऊँ, तो वो लो कॉस्ट में बनेगी। ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोप्राइटरी, मतलब वो पर्टिकुलरली 100% मेरी अथॉरिटी रहेगी, मेरा प्रोप्राइटरशिप रहेगा। और फिर मैं कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास जाके उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके वो मेडिसिन बनवा सकता हूँ। एट द सेम टाइम मैं वो प्रोडक्ट को ओवरसीज़ मार्केट में रन कर सकता हूँ, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकता हूँ। मुझे फर्स्ट सेकंड जेनरिक एंट्री का लाभ मिलेगा, जो मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा एज़ वेल एज़ वैल्यू क्रिएशन भी करेगा। सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ डेफिनिटली वर्किंग कैपिटल, एज़ हम ट्रेडर है तो वर्किंग कैपिटल ड्रिवन बिज़नेस है। थर्ड विल बी रजिस्ट्रेशन बिज़नेस। हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में जा चुके हैं। 164 प्रोडक्ट का पाइपलाइन है, जिसमें से 64 डोज़ियर हम ऑलरेडी मिनिस्ट्री को सबमिट कर चुके हैं, जिसमें से आज की डेट में 7 रजिस्ट्रेशन है। उसमें से 6 रजिस्ट्रेशन हमें दिसंबर फर्स्ट वीक में ही इशू हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट 2 कंट्रीज। द लास्ट ऑब्जेक्ट इज मार्केटिंग। हम लीड जनरेशन के लिए 2 एग्जीबिशन करते हैं पिछले 4 साल से। एक है CPHI वर्ल्ड वाइड, जो होता है यूरोप में इन एवरी अक्टूबर, एंड द सेकेंड इज अरब हेल्थ, जो होता है दुबई में इन जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग एवरी ईयर। तो उसका एक ऑब्जेक्ट है। तो टोटल ये 4 मेन ऑब्जेक्ट प्लस GCP इज द कॉमन। अब ये बताइए
कि रजिस्ट्रेशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यस। इसमें पैसे भी लगते हैं और एक लीड टाइम होती है। हुँ। तो थोड़ा-सा अगर मेरे दर्शकों को आप डिटेल करें कि इसका ये टाइम फ्रेम और कॉस्ट एंगल क्या होता है? सो इन रजिस्ट्रेशन कंट्री टू कंट्री टाइम एंड कॉस्ट वेरी करता है। यदि मैं सेमी रेगुलेटेड मार्केट को चूज़ करूँ लाइक इथियोपिया, केन्या, युगांडा, श्रीलंका वगैरह, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, उसमें टाइम फ्रेम लोज़ियर सबमिशन के बाद होता है 12 से 18 महीने, और ऑन एन एवरेज एक सबमिशन के पीछे हमें $3000 के इक्विवेलेंट INR का खर्चा आता है। यदि मैं रेगुलेटेड मार्केट का बात करूँ, लाइक वी आर इन जॉर्डन ऑल्सो, वी हैव सबमिटेड मोर देन 25 डोज़ियर्स इन जॉर्डन। वहाँ पे टाइमलाइन होता है 24 से 28 महीने, और वहाँ पे पोस्टिंग आता है ऑन एन एवरेज अराउंड $7,000-8,000 इक्विवेलेंट INR। अब अब आ जाते हैं आपके रिसीवेबल साइकिल। आप एक्सपोर्ट करते हो, डोमेस्टिक मार्केट में देते हो और कुछ हद तक हॉस्पिटल को सप्लाई करते हो। तो मुझे लगता है अगर ये तीनों की बात करें, तो तीनों का पेमेंट साइकिल अलग-अलग यस, होना राइट, चाहिए। राइट, राइट। तो अगर सुमित जी आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल 40 टू 45 डेज़ है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे हम डोमेस्टिक की बात करेंगे तो हम हॉस्पिटल में भी सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। वो हॉस्पिटल का पेमेंट टर्म 60 डेज़ का होता है। फिर हम समझ लो कोई छोटे वेंडर को या डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया है, तो वहाँ पेमेंट टर्म्स 30 डेज़ का होता है। एक्सपोर्ट में अनरजिस्टर्ड सप्लाई में ज़्यादातर तो हम एडवांस लेते हैं। बट अगर समझ लो कोई बल्क डील है, मैन्युफैक्चरर करवाना पड़ा, तो वहाँ पे पेमेंट साइकिल मेरा 60 डेज़ चला जाता है। मेरा वर्किंग कैपिटल 60 डेज़ तक ब्लॉक रहता है, क्योंकि मैं आज मैन्युफैक्चरर को एडवांस पेमेंट करूँगा फुल। उसके बाद वो स्टॉक बनाना जनरेट करेगा, स्टॉक बनाना शुरू करेगा। वो आते-आते मेरे पास 45 डेज़ हो जाते हैं, फिर मैं शिप करूँगा। तो उसमें मेरा वर्किंग कैपिटल 60 डेज़ तक ब्लॉक रहता है। तो आप ऐसे मोटा-मोटी कैलकुलेट करोगे तो मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल 40 टू 45 डेज़ है, ऑन एन एवरेज सब। समझ गया। अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आप जो आर-एन-डी लैब सेटअप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका जो आउटकम, ये ऐसा नहीं है कि आप आज ने लैब सेटअप किया और कल प्रोडक्ट आ जाएगा। यस। तो इसमें मेरे हिसाब से पहला मॉलिक्यूल आप बनाओ, तो हो सकता है उसमें कुछ समय लग जाए, कुछ साल लग जाए। तो आपके अंदाज़ा में क्या है? आपकी पाइपलाइन क्या है? या आप शुरुआत स्क्रैच से ये आर-एन-डी में काम शुरू करोगे या क्या? हमारा डिसाइड मॉलिक्यूल का लिस्ट रेडी है, विच विल बी डेवलप्ड इन आवर R&D सेंटर। अब समझो इसका कोई इमीडिएट इफेक्ट मेरे रेवेन्यू और पेट में नहीं आएगा, और अर्ली ईयर्स, मतलब अगले ईयर 26-27 में भी नहीं आएगा। एज एग्जांपल मैं पूरी टाइमलाइन बताऊँ तो 10 महीना इज द कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड सेटअप पीरियड। फिर मॉलिक्यूल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, विच विल टेक प्लेस अराउंड 6-7 मंथ्स। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, हम रजिस्ट्रेशन में डालेंगे। तो यदि ऐसे जैसे मैंने पहले बताया, सेमी रेगुलेटेड कंट्रीज़ में भी मैं जाता हूँ, तो 12 से 18 महीने का कूलिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आएँगे, जो मुझे बेनिफिट करेंगे इन सेंस ऑफ रेवेन्यूज़ एंड इम्पैक्ट। सो कंसिडरिंग करंट सिनेरियो, हमें मेरे R&D सेंटर का जो बेनिफिट है, वो 27-28 के बाद स्टार्ट हो सकता है, इमीडिएटली नहीं होगा। पर जो बेनिफिट हम करेंगे इमीडिएटली बेसिस पे, वो है कि हमारे खुद के प्रोडक्ट डेवलप होंगे जो प्रोप्राइटर बनेंगे। सेकंड, हम कॉस्ट को सेव करेंगे, यदि हम वही चीज़ मैन्युफैक्चरर से करवाते हैं, तो वहाँ पे टाइम एंड मनी दोनों ज़्यादा जाता है, तो हम टाइम और मनी दोनों को सेव करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा ओपेक्स कम होगा बाय वर्किंग इन आवर ओन R&D सेंटर। और हमारी पाइपलाइन में मोस्टली ओंकोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। कुछ एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है जिसका पेटेंट अगले साल और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो रहा है, जो आप पहले से ही डेवलप करके रखना चाहते हैं। जब पेटेंट एक्सपायर हो तो हमें फर्स्ट सेकंड एंट्री एज ए जेनरिक
कोई भी कंट्री में मिले, तो उसके कंट्री का लिस्ट भी हमने प्रिपेयर करके रखा। तो इसका मतलब ये कि न्यू प्रोडक्ट जो है, उसके अंदर में काफ़ी कुछ ऑफ पेटेंट जो जाएँगे, उन प्रोडक्ट्स में आप एंट्री करोगे। करेक्ट। ठीक है? अब आ जाते हैं थेरेपेटिक एरियाज़। तो ऑन्कोलॉजी में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास अच्छा खासा एक बास्केट है। इसके अलावा 2-3 थेरेपेटिक एरिया जिसमें आप आगे जाकर कॉन्संट्रेट करोगे? The second one is lipid lowering agents, weight losing agents, and anti-diabetic agents. ये बताइए सुमित भाई कि आप किन-किन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं? हम मोर देन 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा मेजर फोकस है लतामेरी इन द यूरोपियन एरिया। हम अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा मेजर रेवेन्यू अभी तक का जो अगर बाइफरगेट करें तो ब्राज़ील, लिथुआनिया, इटली, सिंगापुर, कंबोडिया से। अब आपकी जो टोटल रेवेन्यू है, अगर उसकी बात करें, तो अगर उसको ब्रेकअप करो, एक्सपोर्ट से कितना आता है, डोमेस्टिक ट्रेडिंग से कितना आता है, आप जो हॉस्पिटल्स को सप्लाई करते हो, वो कितना परसेंटेज मोटा-मोटी है? यस, हम स्टार्टिंग से अगर बात करें 2021 में जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट ईयर हमारा डोमेस्टिक था 70% एक्सपोर्ट था 30%। फिर हमने एक्सपोर्ट में ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद हमने ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज करते गए। अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो 70% हमारा एक्सपोर्ट था एंड 30% हमारा डोमेस्टिक बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट हुआ है और सेम कंटिन्यू हम यही परसेंटेज के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। पार्थ भाई, आपके कंपनी के ऊपर वर्किंग कैपिटल का आपने जो कुछ उधार लिया है बैंक से या प्रमोटर से या और ये कितना रुपए होगा? ऑन एन एवरेज अनसिक्योर सिक्योर लोन मिला के 2.5 करोड़ के आसपास का डेट है फ्रॉम बैंकिंग पार्टनर्स ओनली। प्रमोटर से कुछ ज़्यादा है नहीं और जो है वो सब बैंकिंग पार्टनर्स। सर, निवेशक के तौर पे या निवेशक के ओर से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। अगर प्रमोटर के पास और कंपनियां हैं जो वही काम करती है जो कंपनी पब्लिक जा रही है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कंपनियों के फार्मा ट्रेड में नाम है, तो ये क्या करते हैं और आप जो करते हो उसमें फर्क क्या है? ओके, सो एक कंपनी है नेम्ड मेड इम्पैक्ट फार्मा एलएलपी जो सूरत बेस्ड है। तो उसमें सिर्फ वैक्सीन का ऑथराइजेशन है और वो कंपनी डोमेस्टिक सप्लाई करती है टूवर्ड्स डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स और वैक्सीन का ट्रेडिंग करती है। दे आर नॉट इन टू एक्सपोर्ट्स एज कंसिडरिंग स्पेशलिटी मेडिसिन, तो हम वैक्सीन को लोकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो एक सेपरेट वर्किंग पैटर्न है फॉर दैट कंपनी एंड फॉर अस एंड हमने नॉन कम्पीट एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किए हैं बिटवीन टू कंपनीज कि वी विल नॉट एंटर इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एनी मोर एंड दे विल नॉट एंटर इन एक्सपोर्ट। तो वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम वैक्सीन का लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, तो सेपरेट बिजनेस प्रोफाइल है। तो इसका मतलब ये कि आपने आने वाले निवेशक जो कंपनी में आएंगे, उनका हित प्रोटेक्ट कर लिया है कि उनको उनको ऐसा न लगे कि भाई यहाँ से प्रॉफिट निकल के वहाँ जा रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। अ, अ, तो दोस्तों, ये थे स्पेशलिटी मेडिसिन के फाउंडर, सीएमडी और होल टाइम डायरेक्टर, जो अपना धंधा अपने को एक्सप्लेन कर रहे थे। ये कंपनी कुछ समय में एसएमई प्लेटफॉर्म पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मेरे साथ है विपुल भाई, जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं स्पेशलिटी मेडिसिन लिमिटेड के। ये इनके वेयर हाउस में आए हैं जहाँ पे दवाइयाँ रखी गई है पैकिंग करने के लिए ऑर्डर के हिसाब से। तो विपुल भाई, जरा यहाँ का सिस्टम थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सो पहले तो जो भी हमारे क्लाइंट्स रहते हैं इंटरनेशनली, वो सबसे पहले हमें ऐसे प्रोडक्ट्स के पीओ भेजते हैं आफ्टर ऑर्डर कंफर्मेशन। फिर जब ऑर्डर कंफर्म होता है तो हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है
हम उनको बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स है वो मार्केट से प्रोक्योर करो। फिर जब मार्केट से प्रोक्योर होता है, फिर स्टॉक जो है हमारे वेयरहाउस में आता है। फिर वेयरहाउस में आने के बाद जो भी हमारा वेयरहाउस मैनेजर है, टीम्स है, वो प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली चेक करता है एज़ पर द ऑर्डर। कोई स्टॉक डैमेज या कुछ ऐसा है तो उसको हम लोग तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में वो सब स्टॉक्स नहीं चलते क्लाइंट्स को। फिर वो अगर स्टॉक प्रॉपर रहता है, तो स्टॉक प्रॉपर होने के बाद हम प्रॉपर्ली उनको रैक में सेटअप करते हैं। देन रैक रैक में सेटअप करने के बाद जो भी हमारा एसएमएल का पोर्टल है, उसपे वेयरहाउस मैनेजर जो रहता है वो अपडेट करता है सारे सिस्टम्स कि ये प्रोडक्ट ये रिसीव्ड हुए हैं। फिर उनके बाद जब फाइनल पैकिंग हमारा चालू होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मेडिसिन है, इनमें टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, यस। तो हाउ डू यू मेंटेन कि वो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, वो मेंटेन हो? और क्योंकि ये एक्सपोर्ट आप जो करते हैं शिप, ये क्या कहते हैं, एयर फ्रेट से हुँ, हुँ। भेजते हो, तो उसमें भी मेंटेन हो, उसके लिए क्या सिस्टम होता है? बेसिकली मेडिसिन जो है वो 2 टाइप में आते हैं। एक टेम्परेचर कंट्रोल आता है और एक जनरल टेम्परेचर। जनरल टेम्परेचर जो भी मेडिसिन है वो 25 टू 30 डिग्रीज़ के बीच में मेंटेन होना चाहिए, और जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो 2 टू 8 डिग्रीज़ के बीच में मेंटेन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सारे मेडिसिन्स पड़े, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल है 25 टू 30 डिग्रीज़ के बीच में, और सामने हमारा कोल्ड स्टोरेज है जिसमें 2 टू 8 डिग्रीज़ टेम्परेचर सारे मेंटेन होते हैं कोल्ड चेन वाले शिपमेंट्स के। और इसकी पैकिंग कैसे करते हो आप? पैकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ, जैसे जनरल टेम्परेचर वाले हैं, तो एक्सपोर्ट्स में हम मोस्टली थर्माकोल बॉक्सेस यूज़ करते हैं। थर्माकोल बॉक्सेस में हम लोग प्रॉपर्ली प्रोडक्ट सेटअप अरेंज करते हैं अंदर। देन थर्माकोल बॉक्सेस में फिर बबल रैप वो सब डालते हैं। बबल रैप डालने के बाद आउटर बॉक्सेस आता है। आउटर बॉक्सेस में वो थर्माकोल बॉक्स फिट करके उनको प्रॉपर्ली रैप करके, जो भी एयर फ्राइट से हमें एडब्ल्यूपी आता है, वो स्टिकर लगा के फिर प्रॉपर वापस रैपिंग करके हम डायरेक्ट शिप करते हैं। और ये जो कोल्ड स्टोरेज वाला 2 टू 8 हुँ। डिग्री वाला होता है, उसमें क्या किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज में सॉफ्ट बॉक्सेस हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जिसमें टेम्परेचर मेंटेन हो। सॉफ्ट बॉक्सेस कई टाइप के आते हैं, जैसे 4 लीटर के आते हैं, 11 लीटर्स, डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट है आपका। तो उसमें हम लोग जो इनर बॉक्स रहता है सॉफ्ट बॉक्स के अंदर, उसमें हमारे टेम्परेचर कंट्रोल मेडिसिन्स डालते हैं। फिर उसमें एक डेटा लॉकर आता है जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है हर एक पर्टिकुलर टाइम पे। एक बार जब वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है, फिर वो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चालू होता है, जिसमें 2 टू 8 डिग्री वो टेम्परेचर मेंटेन करता है कि नहीं सॉफ्ट बॉक्स, वो हमारा वो चेक करता है डेटा लॉगर। उसमें भी सेम है, सॉफ्ट बॉक्स डालते हैं अंदर, फिर चारों साइड आइस पैक आता है और ऊपर-नीचे आइस पैक आता है। फिर उसको प्रॉपर्ली रैप करके उसको शिप करते हैं डायरेक्टली। और ये डेटा लॉगर की मेमोरी डब्बे में भी रहती है, आपके पास भी रहती है, और क्लाइंट के क्लाइंट के पास पास भी में रहती ये रहती है। है। हाँ। तो ये था सिस्टम, पैकिंग कैसे होता है। और क्योंकि एक्सपोर्ट इन्वॉल्व्ड है इसके अंदर में, आप ये समझिए कम से कम 36 से 48 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पैक होके एयरपोर्ट जाता है, कंटेनर में ये एक्सपोर्ट होता है, और फिर रिसीविंग कंट्री में कस्टम्स क्लियरेंस बोलिए, चेकिंग बोलिए, ये सब में टाइम लगता है। तो टेम्परेचर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की विजिट बम्बई स्थित अंधेरी में स्पेशलिटी मेडिसिन लिमिटेड की एक विजिट, जहां पर आपको मैनेजमेंट से मिलाया गया। मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57, और ये जो एजुकेशनल फिल्म आपके लिए पेश की गई है, ये कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत की गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म पसंद आई। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और देखते रहिए हमारे साथ हमारा अगला एपिसोड जब वो पेश किया जाता है। नमस्कार।